हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम 24 मार्च 2025 को एनटीआर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी है, उसका असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्ब। द जो पोस्ट कॉर्ब है हमारा, ये किसने दिया था? रेक्रॉम है पोस्ट कॉर्ब, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके जो ऑप्शन है इसमें ऑलरेडी जो है ये आंसर की ही है, तो ग्रीन हाइलाइटेड है आंसर। तो हम डायरेक्ट आंसर ही पढ़ लेते हैं। तुम्हारा आंसर होगा लूथर गुलिक एंड लैंडन उर्विक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी पॉलिसी मैनुअल? लाइब्रेरी की जो पॉलिसी बनाई जाती है उसका जो मैनुअल बनाया जाता है। देखिए मैनुअल क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन सोर्सेस पढ़ते हैं तो मैनुअल जो हमें उसकी विधिवत जानकारी देता है। तो जब लाइब्रेरी की पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका भी एक मैनुअल बनाया जाता है। तो ये क्या करता है? टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर लाइब्रेरी स्टाफ को एक गाइडलाइन देने के लिए। द लाइब्रेरी मैनेजमेंट फंक्शन दैट डिटरमाइन what should be done in advance is। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का फंक्शन, देखिए प्लानिंग से क्वेश्चन आपको अभी भी आया था रिसेंटली में एक एग्जाम में भी। तो प्लानिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लानिंग। अब हमें यहाँ पे मिलाना है मैच द फंक्शंस विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शंस। एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन एंड सर्कुलेशन। अब जो ऑप्शन है सामने वो है कि मैनेजिंग रिकॉर्ड ऑफ द बोरोवर्ड बुक, जो किताबें बोरो की गई हैं, दी गई हैं, डिस्चार्ज की गई हैं, उनका मेंटेन करना रिकॉर्ड। परचेज बुक एंड न्यू लाइब्रेरी मटेरियल, ग्रंथालय के लिए नया मटेरियल खरीदना। क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, टेक्निकल सेक्शन का काम होता है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड क्रिएट करना। ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लासिफाइंग लाइब्रेरी बुक्स, ये भी टेक्निकल सेक्शन का काम होता है, लेकिन टेक्निकल सेक्शन दो काम करता है, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो यहाँ पे हम मिला लेंगे कि एक्विजिशन डिपार्टमेंट नई बुक को परचेज करता है, कैटलॉगिंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड बनाना, क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करना, सर्कुलेशन डिस्चार्जिंग का जो रिकॉर्ड है मेंटेन करना। द मैनेजमेंट फंक्शन which include departmentation line and staff function, decentralization committees and group decisions is known as। क्या कहलाता है ये? तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग करना जो होता है ये आपका कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको फिर से आ सकता है। बेसिक डेफिनेशन से पूछा है। हाउ मेनी प्रिंसिपल हैज हेनरी फ्योल गिवन एज अ जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट प्रैक्टिस? तो हम सभी को पता है कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के दिए थे। अब है द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ये क्वेश्चन भी जो है कई बार यूजीसी नेट में एंड अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। और अगर आप मैनेजमेंट वाला मेरा मैराथन खोलकर देखेंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मेरी पार्कर पॉलेट। A library manager who is responsible for motivating his and her subordinate। जब हम एक ऑफिस में काम करते हैं तो एक जो लाइब्रेरी का मैनेजर होता है जो कि अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका लीडर। अब है एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी प्योर, लूथर गुलिक। ये अभी हमने पढ़ा था कि लूथर गुलिक ने तो पोस्ट कॉर्ब दिया है। और पीटर ड्रकर, तो हम सभी जानते हैं पीटर ड्रकर ने एमबीओ दिया है। ठीक, अब पेयोल बचे और आपका टेलर बचे। तो आपका जो है पेयोल ने अभी हमने पढ़ा 14 प्रिंसिपल, और टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब एक डेफिनेशन है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दिस फोस्टर ब्रदर दिस
fosters brotherhood among employees and form a key factor in rising employees' stake in a growth of an organization. This is an extension of the principle of unity of command falls under. ये किसके अंदर में आता है? जब हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि एम्प्लॉइज को जो है आपस में एक दूसरे की हेल्प करके एक टीम की तरह मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में काम करना चाहिए। तो हम एस्पिरेट द क्रॉप जो टीम वर्क की बात है, ये उसका प्रिंसिपल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्पिरेट द क्रॉप। W. Edward Deming's Plan, Do, Jack, Act साइकिल रेफर्ड टू। PCDCA जो है हमारा प्लान डू चेक एक्ट का साइकिल है। The main skill required by a library manager to communicate and convene individual and group is referred to as। एक लाइब्रेरी मैनेजर जो होता है, लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी मैनेजर, वो कम्युनिकेट करता है और कन्वीनियंस जो है करता है इंडिविजुअल को, एक एक व्यक्ति को और ग्रुप में, कि वे सब साथ मिलकर काम करें। मतलब वो जो स्किल होती है वो किस तरह की स्किल होती है, रिक्वायर्ड होती है, उस स्किल को क्या कहेंगे? तो ये होती है इंटरपर्सनल स्किल। असर्शन और रीजन है। द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द कलेक्शन। देखिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ही तो काम है कीटनाशक वगैरह छिड़कना और स्टॉक वेरिफिकेशन करना, मेंटेनेंस करना, शेल्विंग की क्लीनिंग करना, बुक्स के ऊपर जो डस्टिंग होती है उसको क्लीन करना। ये जो सारा है कलेक्शन को प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का होता है। तो हमारा ए फॉल्स हो जाएगा यहीं पे। फिर उसका रीजन है द मेंटेनेंस सेक्शन प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी फिजिकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर नॉट सिक्योरिटी मेजर लाइक मॉनिटरिंग मिसिंग बुक्स एंड प्रिवेंटिंग थेफ्ट। देखिए उसका जो फिजिकल मेंटेनेंस की हम बात करें, हम क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, वहां तक तो मेंटेनेंस का काम है। लेकिन बुक्स मिस हो रही है, ये सर्कुलेशन का काम होता है, ये स्टेक डिवीजन का काम होता है। स्टेक डिवीजन अलग होता है, कई बार सर्कुलेशन और स्टेक डिवीजन एक ही होते हैं। तो जो है ये सही हो जाएगा और फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ अ बोरोवर्स लोन। हम जो बोरोवर्स का लोन है, किस व्यक्ति के ऊपर कितनी किताबें ड्यू हैं, कितना अमाउंट ड्यू है, ये जो है ये हम कहाँ से पता करते हैं? तो ये हम पता करते हैं उसके सर्कुलेशन कार्ड से। What is the key function of the technical section in library management? लाइब्रेरी का जब हम मैनेजमेंट बात करते हैं तो की फंक्शन क्या होता है टेक्निकल सेक्शन का? तो यहाँ पे एक्विजिशन, क्योंकि जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल सेक्शन का एक्विजिशन हो जाएगा। What can you find in periodical section of a library? अब periodical में क्या मिलेगा हमें? नॉवेल्स नहीं मिलेंगी, नोटबुक नहीं मिलेगी, टेक्स्ट बुक नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली जर्नल, मैगजीन, periodical ये होते हैं। तो बी हमारा यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। The difference between Brownie charging system and New York charging system is, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो the former has no provision of permanent record of the loan and the latter generate accurate statistic report and accommodate different loan period। ये जो है आपका ये जो है आपका डिफरेंस है इसमें। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, which of the following standard is commonly used for library management and cataloging? हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं रिसेंटली में लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के लिए? किसमें? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो हम यूज कर रहे हैं मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग फॉर्मेट जो होता है, मार्क फॉर्मेट में हम एंट्रियां करते हैं कैटलॉगिंग के लिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सेस एकेडमिक पीरियोडिकल। एकेडमिक पीरियोडिकल को अगर हमें यूज करना है तो कौन सा डेटाबेस जो है कॉमनली आपका यूज किया जाता है? तो जे स्टोर हो जाएगा। गूगल पे नहीं मिलेंगे, अमेजन पे नहीं मिलेंगे, विकिपीडिया पे हमें नहीं मिलेंगे। अब हमें इन्हें मिलाना है। थ्री कार्ड सिस्टम एस आर रंगनाथन ने दिए हैं, ठीक है।
अब जो आपका है कार्डेक्स सिस्टम पीरियोडिकल, तो कार्डेक्स में 2 3 कार्ड में 3 कार्ड होते हैं, कार्डेक्स में 2 होते हैं, बॉटम एंड टॉप कार्ड। लेजर सिस्टम पीरियोडिकल और कार्ड सिस्टम। तो लेजर सिस्टम पीरियोडिकल में हो जाएगा सैटिस्फैक्टरी फॉर अ स्मॉल लाइब्रेरी सब्सक्राइबिंग टू ओनली फ्यू पीरियोडिकल। लेजर सिस्टम, रजिस्टर सिस्टम को लेजर सिस्टम कहा जाता है। तो एक छोटी लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्नल्स नहीं आते हैं, तो वहाँ पे लेजर सिस्टम चल जाएगा। और ड्यूरेबिलिटी, द ईच कार्ड कैन होल्ड डेटा और अ पर्टिकुलर पीरियोडिकल। कार्ड सिस्टम में क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी आपका जो होगा वो ज़्यादा रहेगी और एक-एक कार्ड का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन रहता है। इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, व्हाट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड एज़ अ रिसोर्सेज एंड मटीरियल? क्या यूज़ करते हैं हम? तो डेटाबेसेस। Which of the following options is synonyms with shelf checking? शेल्फ चेकिंग के लिए हम क्या, तो शेल्फ रेक्टिफिकेशन। देखो, शेल्फ चेक करना अलग है और रेक्टिफाई करना अलग होता है। चेक करना मतलब हम जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि किताबें हैं या नहीं हैं। रेक्टिफाई करना ये होता है कि मैं ये भी देखूं कि कहाँ गलत रखी हैं, फिर उन्हें उठाकर उनके सही प्लेस पे रखूं। रेक्टिफाई करना। शेल्फ डेवलपमेंट, आप शेल्फ को डेवलप कर रहे हैं, आप उसे हॉरिजेंटली या वर्टिकली एक्सपांड कर रहे हैं। शेल्फ मॉनिटरिंग करना। तो सबसे ईज़ी मतलब सिनोनिम्स जो हम कहेंगे, सबसे ज़्यादा क्लोज़ जो जा रहा है, वो आपका शेल्फ रीडिंग जा रहा है, कि आप शेल्फ को रीड कर रहे हो, चेक कर रहे हो मतलब रीड कर रहे हो। फिर है व्हिच सेक्शन परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ मेंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ अ बुक ऑफ लाइब्रेरी। तो अभी हमने देखा कि फिजिकल कंडीशन कौन लुक आफ्टर करता है, तो आपका मेंटेनेंस डिवीज़न करता है। इन लाइब्रेरी एक्विजिशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्टैंडिंग ऑर्डर? देखिए, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। अगर आपने मेरी टेस्ट सीरीज ली होगी तो उसमें जो था, हमने एमपीपीएससी के एग्जाम के समय आपको सारे ऑर्डर्स के लिए क्वेश्चंस दिए थे उसमें। और वैसे भी अगर नहीं भी लिए आपने टेस्ट सीरीज, तो मेरे जो मैराथन है यूनिट वाइज, उसमें अगर मैनेजमेंट का मैराथन अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है टू रेगुलरली रिसीव पब्लिकेशन एज दे आर रिलीज्ड। जैसे ही वो पब्लिकेशन आएगा, वो आपकी लाइब्रेरी में डिलीवर किया जाएगा। फिर है आरएफआईडी। आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। Which of the following is a common rule in a most digital libraries regarding the use of electronic resources? कौन सा जो है कॉमन रूल है जो ज्यादातर डिजिटल लाइब्रेरीज जो कि यूज कर रही हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज? तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिसर्च पर्पस। कॉमन क्या होता है? क्योंकि हम जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है रिसर्च डेवलपमेंट की, वो प्रिंट होते होते काफी लेट हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो जल्दी से अवेलेबल हो जाती है, जो क्विक टाइम में हम कहेंगे। अब हमें मैच करना है मैककॉल्विन प्रिंसिपल, लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, फिर है गाइडलाइन फॉर रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इन पब्लिक लाइब्रेरीज, और फिर है नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी सिस्टम। अब देखिए, जो दे रखे हैं मैककॉल्विन, किससे थे? मैककॉल्विन, मेलविल, डीवी, रंगनाथन, इनके प्रिंसिपल थे बुक सिलेक्शन के। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो यूनेस्को ने दिया था। अब जो है गाइडलाइन फॉर रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, तो ये थी आपकी लाइब्रेरी एसोसिएशन ने दी थी, और नेशनल एनाप्लिस किसने बनाई थी? तो आरआरएलएफ ने। डीपी चट्टोपाध्याय इसके चेयरमैन थे। अब हमें मिलाना है पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी कौन किसके अंतर्गत आती है? तो पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगी आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आपका एकेडमिक लाइब्रेरी यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलती है। स्पेशल लाइब्रेरी में आपका आ जाएगा इन्फ्लिमनेट रूल। स्कूल लाइब्रेरी जो है एनसीईआरटी के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हैज द गिवन स्टेटमेंट? टू high purpose of a book selection is to provide the right book at the right time at the right user, है ना? To the right reader at the right time। ये किसने दिया था? तो ये फ्रांसिस ड्यूरी का प्रिंसिपल है।
रंगनाथन का है फर्स्ट 3 लॉ, है ना? मेलविल डीवी का है एट द लीस्ट कॉस्ट बेस्ट बुक होनी चाहिए। फ्रांसिस जो है ड्यूरी का ये था। मैककॉल्विन का डिमांड एंड सप्लाई का है। According to the general guidelines of the libraries, the criteria used for selecting the reference material in a library which provide the detail about the throughoutness, readability, comprehensiveness of the book is included in। ये किस में आ जाता है? आपसे देखिए कल परसों भी जब हम बात कर रहे थे किसी क्वेश्चन पेपर पे, तो रेफरेंस सोर्सेस को खरीदना और रेफरेंस सोर्सेस को जब खरीदे जाते हैं, तो जो उनको मूल्यांकन किया जाता है, उस मूल्यांकन के जो एलिमेंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो हमारा हो जाएगा ये है ट्रीटमेंट के ऊपर कि बुक का ट्रीटमेंट कैसा होगा। अथॉरिटी से भी आ जाता है, स्कोप से भी आ जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज व्हाट डज द टर्म यूजर सेंटर्ड सर्विस प्रिमिलरली रेफर। स्पेशल लाइब्रेरी जो होती हैं वो यूजर सेंटर्ड लाइब्रेरी होती हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है? जनरली इसका ये अर्थ होता है कि उस तरह की सर्विसेज रखी जाएं जो ज्यादा से ज्यादा यूजर के डिमांड को फुलफिल कर पा रही हो। सर्विसेज टेलर टू मीट स्पेसिफिक यूजर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस। व्हाट इज द मैक्सिमम बोरोइंग पीरियड फॉर द मोस्ट एकेडमिक लाइब्रेरी मटेरियल? तो 15 से 20 दिन होता है। जनरली 15 दिन जो है रखा जाता है और बहुत सारी कुछ लाइब्रेरीज में स्टाफ कम होने के कारण या कुछ इश्यूज होने के कारण 4 वीक कर दिया जाता है। तो 2 टू 4 वीक हो सकता है ये। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन इंक्लूड द गिवन गाइडलाइंस फॉर द पब्लिक लाइब्रेरी। अब हमें पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बताना है। द बुक कलेक्शन शुड बी comprehensive in all local language covering all subject according to the need and be constantly reviewed, kept up to date and attractively presented। तो ये जो गाइडलाइन है ये पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम सर्विस बाय RRL के द्वारा दी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये फिर से किसी एग्जाम में आपको आ सकता है। अब हमें फिर से जो है स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट है पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया आर ऑब्लाइज्ड बाय मॉडल रेगुलेशन एंड प्रोवाइड मेंबरशिप टू द जनरल पब्लिक विद इन मिनिमल कॉस्ट और इवन फ्री एक्सेस। ये स्टेटमेंट है। अब हमें बताना है कि कौन का कंक्लूजन सही है। तो कंक्लूजन पहला है कि दिस गाइडलाइन एनकरेज इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी इन लाइब्रेरी सर्विस। ओनली रिसर्चर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल टू ज्वाइन। अब यहाँ बात कर रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी जो इंडिया में है आर ऑब्लिगेटेड बाय मॉडल रेगुलेशन टू प्रोवाइड मेंबरशिप टू द जनरल पब्लिक विद मिनिमम कॉस्ट और इवन फ्री ऑफ एक्सेस। तो ठीक है। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है द गाइडलाइन एनकरेज इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी इन लाइब्रेरी सर्विस, तो ये भी सही नहीं है। ओनली रिसर्चर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी सही नहीं है। तो दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी की बात की जा रही है। अब एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आर्ट्स, यूजर एजुकेशन, इंटर लाइब्रेरी लोन, अब हमें मिलाना है। तो हमारा लाइब्रेरी आवर्स हो जाएंगे एक्सटेंडेड आवर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड, कि हम बढ़ा देते हैं इशू रिटर्न के समय, या तो बच्चों को बुक इशू करवानी हो एग्जाम के पहले इसलिए भी, और हो सकता है कि उनके लास्ट पेपर तक बुक इशू करके उनके नोड्यूल्स में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए टाइम बढ़ा दिए जाते हैं। फिर है हमारा यूजर एजुकेशन। यूजर एजुकेशन द कम्युनिटी लिटरेसी प्रोग्राम एंड वर्कशॉप फॉर जनरल पब्लिक, पब्लिक लाइब्रेरी में यूजर एजुकेशन प्रोग्राम यही होगा। अब इंटर लाइब्रेरी लोन पब्लिक लाइब्रेरी में बात हो रही है। तो ऑफन अवेलेबल टू एक्सपांड एक्सेस ऑफ मटेरियल नॉट ऑन बाय द लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफर ऑनलाइन रिसोर्सेस एंड डेटाबेस फॉर द रिसर्च एंड एजुकेशन। Which of the following organization formulated a public library manifesto for a member countries? तो public library manifesto किसने बनाया है? यूनेस्को ने बनाया है। Who among the following the chairman of advisory committee? जो 1957 की advisory committee बनी थी उसके chairman कौन थे? केपी सिन्हा सर।
द फर्स्ट क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ पीएन कोला। देखिए 2 क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी बनी है, एक हमारी पीएन कोला सर वाली और दूसरी जो हमारी बनी है सीआर कृष्णप्पा सर वाली। तो ये बनी थी 1990 में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज बीन मोस्ट पावर्ड, सबसे ज्यादा पावरफुल कमेटी कौन सी होती है? तो आपकी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी और सबसे लीस्ट होती है रिकमेंडिंग कमेटी। फिर है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। प्रोफेसर पीएन कोला ड्राफ्ट द पब्लिक लाइब्रेरी बिल फॉर कश्मीर एंड न्यू दिल्ली। ये अगर आपने मेरा पीएन कोला सर वाला वीडियो देखा होगा, स्पेशली बीएस केसवन सर, पीटी नायर सर, बीएन कोला सर, इनके ऊपर स्पेशली अलग से वीडियो बनाए हुए हैं ताकि आप उन वीडियो को देखेंगे 15 20 25 मिनट के, तो उनसे रिलेटेड जो भी 15 20 क्वेश्चन बनते होंगे आपके सारे रेडी हो जाएंगे। तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है। एक बोटे कमिटी ब्रोट आउट द कंसिडरेबल चार्जेस ऑफ केपीएलए इन 1965। तो ये गलत है और पहला वाला हमारा सही है। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फॉर्मुलेशन ऑफ नैपलीज वॉस। तो कौन थे? अभी हमने बात करी नैपलीज आरआरएल की थी, डीपी चट्टोपाध्याय सर थे इसके। अब ये जो क्वेश्चन था इसको उन्होंने ड्रॉप किया है कि ये जो मेहरोत्रा कमेटी के बारे में रिकमेंडेशन था इसको ड्रॉप कर दिया गया। तो ड्रॉप कर दिया गया तो हम भी छोड़ दे रहे हैं। अब मैच करना है द लाइब्रेरी कमेटी, रिव्यू कमेटी एंड मेहरोत्रा कमेटी एंड रस्तोगी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी 57 में बनी थी, रिव्यू कमेटी 61 में बनी थी, मेहरोत्रा कमेटी 83 और रस्तोगी कमेटी 1987। अब अगर आपने मेरा फास्ट रिवीजन वाला वीडियो देखा हो तो ये क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर फास्ट रिवीजन वाले दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अ कमिटी नीड टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग फॉर अ डिसीजन टू बी ऑफिशियल। अब जो होते हैं सपोज आपके पास 6 मेंबर हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो हाफ जो हम 51% की बात करते हैं ना, जब हम मार्केट में शेयर होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो किसके पास कंपनी की ओनरशिप होगी? 49 51 शेयर होल्डर की बात की जाती है। तो हाफ प्लस वन, यहाँ पे भी वही होगा। तो डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ऑफिशियल डिसीजन लिया जा सकता है। हाफ होंगे और हाफ से भी कम होंगे तब उस कंडीशन में नहीं लिया जा सकेगा। अब है लाइब्रेरी कमेटी आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरी। तो डेफिनेटली लाइब्रेरी कमेटी का होना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं होता तो फिर लाइब्रेरी कमेटी का कंसेप्ट ही क्यों होता? कमेटी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द डाइवर्स perspective फॉर एक्सरसाइज लीडिंग टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव लाइब्रेरी सर्विसेज। ये भी सही है। अब in each year the NKN approved the cabinet committee on infrastructure। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सीसीआई ने एनकेएन को जो है अप्रूव किया। कब किया था? तो 2010 में। द रोल ऑफ अ लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज टिपिकली टू। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जब एक एडवाइजरी कमेटी होती है तो उसका क्या काम होता है? एडवाइस ऑन परचेस ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड यूजर सर्विस, की आप ऐसा लाइब्रेरी का रिसोर्स परचेस करें जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे और वहाँ के यूजर्स सर्विसेज पे फोकस किया जाता है। अब है पेटेंट लाइब्रेरी, लीगल लाइब्रेरी, म्यूजियम लाइब्रेरी और बिजनेस लाइब्रेरी। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए पेटेंट लाइब्रेरी सीधे से पेटेंट से मिल जाएगी, पेटेंट यहीं आ रहा है। ठीक है। लीगल, तो लीगल प्रोफेशन हो गया हमारा, ये यहाँ मिल गई। म्यूजियम तो आर्टिफैक्ट, कल्चरल, हिस्टोरिक, ये हो जाएगा आपका। बिजनेस तो इकोनॉमिक्स, मार्केट रिसर्च। विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन यूज प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरीज? कौन सा एज ग्रुप यूज करता है? तो 5 से 10 साल तक के बच्चे।
फिर है विच ऑफ द लाइब्रेरीज हैव गिवन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सपोर्टिंग मटेरियल फॉर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। ये किसका काम होता है? तो क्यूरिकुलम एकेडमिक में होता है और ये फंक्शन है ये भी आपका एकेडमिक लाइब्रेरी का है। इन एन एकेडमिक लाइब्रेरी द टर्म रिजर्व रेफर टू, जब हम रिजर्व की बात करते हैं कि ये मटेरियल रिजर्व है एकेडमिक लाइब्रेरी में, तो इसका क्या मतलब होता है कि मटेरियल सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल फॉर शॉर्ट टाइम यूज बाय स्टूडेंट। Who define special libraries as one which is established to obtain and exploit specialized information for the private advantage of an organization which provides its financial support। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी है विल्फ्रेड एशवॉर्थ ने। अच्छा क्वेश्चन है, आपको फिर आ सकता है। फिर है द लाइब्रेरी विच फंक्शन टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, क्रिटिकल रिव्यूज, मोनोग्राफ, रिसर्च रिपोर्ट ईटीसी टू सपोर्ट द स्टडी एंड रिसर्च प्रोग्राम टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काम होता है आपका स्पेशल लाइब्रेरी का, रिसर्च लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, वहाँ ये सब होता है। In which year National Library of India became an independent institution under the Ministry of Culture? तो ये बना है आपका 1985 में। Identify whether the following statements are correct or incorrect. Academic libraries are at the heart of university and college campus. सही है। फिर है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी डू नॉट सपोर्ट क्यूरेटिंग स्पेशल कलेक्शन। तो ये जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है ये स्पेशल कलेक्शन नहीं बनाती हैं। जो कलेक्शन होता है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का ही पार्ट होता है। स्पेशल कलेक्शन कहाँ बनाया जाता है? स्पेशल कलेक्शन पब्लिक लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज में बनाया जाता है। तो इसमें जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन। इन्होंने इसको ही माना है, इसको ही माना है, दोनों सही होंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अब आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है उसका जो है साइलेंट फीचर क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद। फिर है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 इन आंध्र प्रदेश? क्या था? तो मेन था टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द पब्लिक लाइब्रेरीज, और सभी का यही होता है। इन विच ईयर द आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 वाज मोस्ट रिसेंटली अमेंडमेंट है। ये जो 1960 वाला था इसको कब रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है? तो 2016 में किया गया है आपका। देखिए चूंकि ये एग्जाम एनटीआर यूनिवर्सिटी का है और इसको कंडक्ट कराया था एपीपीएससी, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो क्वेश्चन जो है वो मैनेजमेंट, एकेडमिक लाइब्रेरी और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। फिर है वेविलाला गोपाल कृष्णैया वॉज कन्फर्ड विच ऑनर? तो ये थे आपके पद्म भूषण। द आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? तो 1960 में आया था। Who among the following was the chairman of review committee appointed by the Andhra Pradesh in 1976? अब देखिए जो एक बोटे कमेटी थी वो आंध्र प्रदेश की ही कमेटी थी। 1976 में इसको बनाया गया था। Who is the chairman of the, और ये भी एक बोटे किसकी कमेटी है? सुब्रमण्यम वाली तमिलनाडु की है। ये सब भी मैंने फास्ट रिवीजन वाली वीडियो में बताया हुआ है आपको। अब एपी स्टेट लाइब्रेरी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होगा वही एपी स्टेट लाइब्रेरी कमेटी का चेयरमैन रहेगा। फिर है ववीलाला गोपाल कृष्णैया पार्टिसिपेट इन द ग्रंथालय यात्रास इन द ईयर। जो ग्रंथालय की यात्रा थी वो कहाँ थी, किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वी गोपाल कृष्णैया ने किया था। कब किया था? तो 1937 में किया था। अब हमें फिर से मिलाना है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट
फिर आपका आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और आपका बिहार स्टेट लाइब्रेरी एक्ट। दिल्ली वाला हो जाएगा आपका 54, ईपी 60 अभी हमने पढ़ा, केरला 89 और बिहार स्टेट लाइब्रेरी एक्ट 58, क्योंकि वही दिया हुआ है, बस वही ऑप्शन बच जा रहा है आपका। फिर है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज द रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो आंध्र प्रदेश एक्ट जो बना था वो मद्रास और हैदराबाद एक्ट के मॉडिफिकेशन से बना था। The Public Library Act 1960 established the rule of the administration and construction of Andhra Pradesh public libraries. ये स्टेटमेंट है, अब हमें कंक्लूजन बताना है। द एक्ट एस्टैब्लिश अ फाउंडेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द एक्ट परमिटेड लाइब्रेरी टू फंक्शन विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा नहीं होता है कि बिना किसी विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा और लाइब्रेरी फंक्शन करेगी। तो केवल जो है कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। फिर है द वेवी वेवी लाला कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डेवलप विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इन आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने जो किया था वो प्राइवेट एडेड लाइब्रेरीज के लिए किया था। अब हमें है द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम हेल्प इन irradiating illiteracy and social imbalance. The Andhra Pradesh Public Library Act was the first its kind to create a separate department of public libraries in 1961. तो केवल पहला वाला सही है इसमें, दूसरा वाला नहीं। फिर a person who handle public relation at any organization is usually to refer as। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को क्या कहा जाता है? PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। फिर है which tool is often used in libraries to inform users about new arrival, upcoming events and library news। तो ये होता है आपका लाइब्रेरी न्यूज़लेटर। फिर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड बाय लाइब्रेरीज फॉर प्रमोशन। तो लाइब्रेरीज अपने प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया यूज कर रही हैं। व्हाट इज द की एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? तो इट प्रोवाइड इमीडिएट एंड वाइड रीचिंग कम्युनिकेशन टू अ डाइवर्स ऑडियंस। जितना हम लाइब्रेरी में बोर्ड लगाएंगे या हम ईमेल्स भेजेंगे, उससे ज़्यादा अगर हमारे फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, हमारा फेसबुक का पेज है लाइब्रेरी का, तो वहाँ से ये इमीडिएटली और वाइड रेंज में पॉसिबल है। Our next question. The definition public relation is planned effort to influence opinion through good character and responsible performance based upon mutually satisfactory two-way communication is given by। ये जो definition है किसने दी है? तो दी है स्कॉट एम क्यूलिप एंड एलन एच सेंटर ने। The Rastogi Committee was created to examine how India's national policy on education was being implemented। ठीक है। द कमिटीज ऑब्जेक्टिव वाज टू इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म दैट हैड बीन इम्प्लीमेंटेड इन अर्लियर डिकेड। दोनों ही जो बातें हैं वो सही हैं, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग, प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड इवल्यूशन। फैक्ट फाइंडिंग हो जाएगा रिसर्च एनालिसिस, ओपिनियन एंड एनवायरमेंट। प्लानिंग तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्रोग्रामिंग एंड गोल सेटिंग करना। कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटिंग प्लान, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। और इवलेट हम करेंगे फीडबैक के बाद। तो अकॉर्डिंग अ न्यू डेफिनेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन इन आईपीआरए, है ना, आईपीआरए में जो पब्लिक रिलेशन की डेफिनेशन है, पीआर नीड टू गो थ्रू
पीआर को किसके थ्रू जाना चाहिए? तो ट्रस्टेड एंड एथिकल कम्युनिकेशन मेथड। देखिए इसमें पीआर से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फॉर लेबर यूनियन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड इज पब्लिक रिलेशन शुड बी यूज्ड? लेबर यूनियन में कैसा होना चाहिए? तो बुलेटिन एंड स्टेटमेंट और पॉलिसी रिलेटेड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, स्टेक होल्डर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट और आपका ट्रेड ग्रुप। अब हमें इन्हें मिलाना है। स्टेक होल्डर, तो आपका स्टेक होल्डर का हो जाएगा एनुअल इंटीम रिपोर्ट्स एंड मीटिंग। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज क्या करेंगे? तो आपका हाउस जनरल, बुलेटिन, पोस्टर, ये सब हो जाएगा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हो जाएगा हाउस पब्लिकेशन, अपने खुद के पब्लिकेशन होते हैं, रिपोर्ट, ब्राउचर, बुकलेट, ट्रेड, ट्रेड में ट्रेड मैगजीन्स एंड मीटिंग्स। Which of the following is a key component of a public relation in a library? Libraries में जो public relation का key component factor क्या होगा? तो communicating library policies and event to the public। कि हमारी लाइब्रेरी की क्या पॉलिसी है वो पब्लिक को बताना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर पब्लिक रिलेशन इन द डिजिटल एज। करेक्ट है। सोशल मीडिया अलाउ फॉर डायरेक्ट एंड इमीडिएट कम्युनिकेशन विद द टारगेट ऑडियंस। तो ये भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब है हाउ मेनी मेन क्लासेस आर देयर इन डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी में कितनी मेन क्लासेस हैं? तो 10 जो हमें मिलती हैं। Our next question, when two or more canon or a principle of classification led to conflicting or equally valid alternate decision which help in deciding the situation। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होगी, और मैंने जो एक डिटेल वीडियो बनाया है कि वाई फाइव लॉ कॉल्ड लॉर्ड नारायणा, उसमें भी आपको ये डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रंगनाथन ने कहा है कि फाइनल डिसीजन जो है आपका फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा आंसर होगा फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन क्लासिफिकेशन इन सेंस टू मीन्स, देखिए आपसे सेंस वन सेंस टू अभी रिसेंटली में पूछे जा रहे हैं, तो ये होगा असॉर्टमेंट। इसकी और डिटेल में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये अभी रिसेंटली में आरपीएससी की एग्जाम जो होनी है, जहाँ पे की क्लासिफिकेशन कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा डीप डाउन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। Which modern system of library classification introduce feature like relative location and a relative index? तो ये हमारा relative index किस में आता है? डीडीसी में। अब हमें मैच करना है डीडीसी मेलविल डीवी, यूडीसी पोलो आउटलेट, सीसी रंगनाथन, बीसी एचई ब्लीस। कॉल नंबर, क्लास नंबर, सब्जेक्ट हेडिंग एंड डिवीजन, द यूनिक आइडेंटिफायर गिवन बाय ईच आइटम इन द लाइब्रेरी कलेक्शन। तो वो होता है हमारा कॉल नंबर। क्लास नंबर, क्लास नंबर जो होता है द न्यूमेरिक कोड रिप्रेजेंटिंग अ जनरल सब्जेक्ट कैटेगरी। देखिए सब्जेक्ट कैटेगरी को क्लास देते हैं और जब क्लास नंबर, कलेक्शन नंबर और बुक नंबर मिल जाते हैं तो वो कॉल नंबर बन जाता है। सब्जेक्ट हेडिंग क्या होती है? एक हेडिंग जो डिस्क्राइब करती है मेन सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ अ वर्क को। डिवीजन, द सिस्टम यूज्ड टू डिवाइड अ सब्जेक्ट इनटू वेरियस सब कैटेगरी। What is the full form of DDC in context of library classification? DDC का फुल फॉर्म क्या है? तो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर है व्हाट इज नोटेशनल प्लान? नोटेशनल प्लान क्या है? टू गिव सिंबल फॉर आइडेंटिटी। आपको वर्बल प्लान के लिए भी पूछा जा सकता है, आपको आइडिया प्लान के लिए भी पूछा जा सकता है। फिर इन सीसी कोलन क्लासिफिकेशन देयर इज अ शेड्यूल ऑफ डैश सब डिवीजन दैट कैन बी अट्रैक्ट टू अ सब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा जियोग्राफिकल। हु डेवलप द फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम? तो सबसे पहले जो है आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन। प्योरली एनुमरेटिव कौन सी है? तो राइडर्स की है। ऑलमोस्ट एनुमरेटिव हम सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को मानते हैं। रीजली फैसेटेड किसको माना जाता है? तो कोलन को। ऑलमोस्ट फैसेटेड किसको मानते हैं? तो बिब्लियोग्राफिक को।
द गोल ऑफ एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन इज टू लिस्ट ऑल सब्जेक्ट इंडिकेटिंग फ्यूचर नंबर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर है रिजिडली फैसेटेड क्लासिफिकेशन इज डिस्क्राइब्ड, तो ये प्रिमिटिव कहलाती है। इन डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डैश इज नॉट इनुमरेटेड इन इट्स शेड्यूल, तो फैसेट आइसोलेट जो है वो एनुमरेटेड नहीं है। फिर है आरआईसी। आरआईसी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए अभी डीडीसी का पूछा था, अब आरआईसी का पूछा है, तो राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। As per definitions, every class number is faceted classification has to be synthesized. Analysis and the synthesis of faceted and the sequence of facets is guided by, तो ये किससे होते हैं? तो ये postulates and principles से होते हैं। इसके द्वारा ही हम इनका निर्धारण करते हैं। अब जो है हमें assertion और reason दोनों को देखना है। तो a freely faceted classification is most recent and research based scheme of classification। ठीक है। A last stage of library classification is based on the postulated and the principle, and there is no rigid predetermined facet formula for the compound subject. Going with a basic subject such as scheme is based on the analysis and synthesis, so that each subject determine its own facet formula। दोनों ही सही हैं। और जो ये है फैसेट फॉर्मूला और बेसिक क्लास और पोस्टुलेटेड को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो इससे सपोर्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, our next question, according to Dr. S.R. Ranganathan, DDC is object approach to, तो किस तरह की है? तो almost enumerative classification कहा है। फिर है which of the following is an example of almost enumerative। almost enumerative तो आपका जो SC का है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था? जेम्स ड ब्राउन ने। In which situation would one most likely need to create a bibliography? तो बिब्लियोग्राफी हमें कब क्रिएट करनी पड़ती है? वो सिचुएशन क्या होती है? जब हम एकेडमिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। Which of the following is used for book selection, reference service, interlibrary loan, etc., but not give to the exact location in the library? आप अगर बुक सिलेक्शन कर रहे हैं, रेफरेंस सर्विस दे रहे हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन दे रहे हैं, तो आपको बिब्लियोग्राफी भी लगेगी और एक्सेशन रजिस्टर भी लगता है, क्योंकि इंटर लाइब्रेरी लोन देने के लिए और कई बार बुक सिलेक्शन करने के लिए अगर आप मैनुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे जो है एक्सेशन रजिस्टर भी लिया जाता है। लेकिन ये है कि इसमें एक से ज्यादा जो है ऑप्शन सही होने के कारण इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। What is a catalog that represent the collection of two or more libraries termed as? दो या दो से अधिक लाइब्रेरियां जब होती हैं वो अपना जो कैटलॉग रिप्रेजेंट करती हैं एक साथ, तो वो कहलाता है आपका यूनियन कैटलॉग। सिंपली यूनियन कैटलॉग की डेफिनेशन है। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल वाज हेल्ड इन, तो सबसे पहले जो हुई थी पेरिस 1961 में। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। द क्रिएशन एंड अपडेटिंग of catalog record has been made easier in contemporary library cataloging by the use of automated technology। फिर है ऑटोमेशन, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट के में हमें कंक्लूजन देने हैं कि जो कैटलॉग कार्ड है उसका क्रिएशन करना, अपडेट करना इजियर हो गया है कंटेम्प्रेरी लाइब्रेरीज कैटलॉगिंग में ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी यूज करने से। तो ऑटोमेशन ऑफ कैटलॉगिंग इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड द लोअर ह्यूमन एरर। ठीक है। एनी ह्यूमन एरर इन द कैटलॉगिंग इज एलिमिनेटेड बाय ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी, तो दोनों ही सही हैं। Who among the following has given the definition? अब हमें definition पूछिए किसने दी है? Catalog is a record of information regarding manuscript, book, pamphlet, music, composition, illustration, printing, maps and slides, etc. देखिए कैटलॉग को रिकॉर्ड कहा गया है किसका? जो कि इंफॉर्मेशन होल्ड करता है मैन्युस्क्रिप्ट्स की, बुक्स की, पैम्पलेट्स की, म्यूजिक कंपोजिशन की। ये किसने दी है? तो ये दी है H.A. शार्प ने।
Which of the following options fix the place of a subject relative to the other subject in a scheme of classification? तो ये फिक्स करता है क्लास नंबर। अब हमें assertion और रीजन फिर से दिए हैं। The inner form of a library catalog represent the arrangement of a catalog entry। जो इनर फॉर्म होता है लाइब्रेरी कैटलॉग का, वो उसका अरेंजमेंट भी फिक्स करता है। The method of representing every document on a single card and the bibliographical element of every document are recorded on the that card। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, वो कैटलॉग कार्ड का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अल्फाबेटिको क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ कैटलॉग आर, तो ये इनर फॉर्म होते हैं कैटलॉग के। अब आप आपको अगर आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इनर और आउटर फॉर्म भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने चाहिए। फिर है एसएलआईएस, प्रेसिस, कॉम्पॉक और पॉप्सी। अब हमें इनको जो है इनके डिस्क्रिप्शन के साथ, अगर आपने इन इंडेक्सिंग की डेफिनेशन पढ़ी है तब तो बहुत इजी है कि आप आंसर कर पाएंगे। अब एसएलआईएस जो है हमारी सिलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन, तो इट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल प्री कोऑर्डिनेट अप्रोचेस इन द इंडेक्स। फिर है हमारा प्रेसिस, तो इट कन्वे द इंटेंशन टू allowing a user to enter alphabetical subject index any significant term which together make up a compound subject statement। कॉम्पास जो है आपका, it produce entries in a simplified subject description which is necessary for subject searching। और आपकी पॉप्सी क्या होती है, तो ये वर्बल टर्म्स विच मे बी यूज सब्जेक्ट हेडिंग। आपको अक्सर सब्जेक्ट हेडिंग से पॉप्सी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपली जो है आप हिंदी में याद करें, इंग्लिश में याद करें, जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं, जो कंसेप्ट है आप उसे क्लियर रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको सारी सब्जेक्ट जो ये इंडेक्सिंग सिस्टम है नहीं पता थी, अगर 2 या 3 का भी कंसेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर बन जाएगा। फ्यूचर एग्जाम्स के लिए आप ये ध्यान रखिए। फिर है चार्ल्स सेमी कटर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द कैटलॉग वाज फर्स्ट पब्लिश इन डैश इन हिज रूल्स फॉर अ प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग। तो ये हुआ था 1876 में। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, बाकी सिंपली पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नो नेशनल बिब्लियोग्राफी। कहाँ देखिए, यूएस की है, यूके की है, इंडिया की है, इसकी जो हमारा रवंडा है इसकी नहीं है। फिर है एन ओपेक इज अ कंप्यूटर कैटलॉग दैट अलाउ यूजर टू सर्च फॉर बुक एंड अदर मटेरियल इन द लाइब्रेरी कलेक्शन। तो ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता ही इसलिए है कि यूजर जो है हमारी लाइब्रेरी के होल्डिंग्स को सर्च कर सके। ओपेक प्रोवाइड एक्सेस टू अ वाइडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैन ट्रेडिशनल कार्ड कैटलॉग। तो ये भी सही है, दोनों जो है सही है आपके। फिर है लाइब्रेरी लिटरेचर इज एन एग्जांपल ऑफ, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू से, ये एक इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है। कई बार आपसे पूछता है कि ये किस टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किस टाइप का सोर्स है। The categorization of information sources into primary, secondary, tertiary is based on the which of the following। कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, तो कंटेंट के बेस पे करते हैं। Encyclopedias are used for finding answers to the background questions relating to the general information and self-education। ये हमारा जो है स्टेटमेंट है कि एनसाइक्लोपीडियाज को आपको डिफाइन किया गया है कि एनसाइक्लोपीडिया जो होते हैं, हम उनसे जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है उसको सर्च करते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया आर द मोर सुटेबल फॉर फाइंडिंग ट्रेंड इंफॉर्मेशन। देखिए, ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन कभी भी आपको एनसाइक्लोपीडियाज में नहीं मिलेगी। एनसाइक्लोपीडिया इज अ क्वीन ऑफ ऑल रेफरेंस सोर्सेज, तो हाँ ये सही है। तो ओनली जो सेकंड है हमारा कंक्लूजन वो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है। व्हाट आर द नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। आप अगर इंफॉर्मेशन सोर्सेस पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें, यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, स्टेट सेट के लिए पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की पीएससी की एग्जाम, या आप एक्स वाई जेड एनी एग्जाम, इंफॉर्मेशन सोर्सेस से प्रश्न आते ही आते हैं। और जो ब्रॉड कैटेगरी है, फिर आपके जो सब कैटेगरीज हैं, आपको सब पढ़ना चाहिए।
नॉन डॉक्यूमेंट्री कौन सी होते हैं? जो डॉक्यूमेंट में नहीं हो, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो यहाँ पे भी जो है आपका मल्टीपल आंसर हो रहे हैं। A source which provides historical, political, cultural, social, industrial, demographic and the administrative detail about a place is called, तो ये कहलाते हैं गजेटियर। देखिए प्लेस की बात कर रहे हैं तो वो गजेटियर होंगे, और जब वो इतनी वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। The document that become valueless after a period of time are called, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो वैल्यूलेस हो जाते हैं एक टाइम के पीरियड। तो इफॉर्मल जो होते हैं, ये होते हैं आपके जो शॉर्ट टाइम के लिए क्रिएट किए जाते हैं। पेटेंट किस में आते हैं? अगर हम इन्हें रंगनाथन के अकॉर्डिंग, जो रंगनाथन ने बताए हैं, कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट, तो ये हो जाएंगे नियो में। फिर है हमारा कॉन्कोरेंटेंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस में आते हैं? तो ये डिक्शनरी में आती है। अब हमें मैच करना है डिक्शनरीज में हमें क्या मिलता है, तो डेफिनेशंस मिलती हैं। एनसाइक्लोपीडिया में आपको क्या मिलता है? तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अभी हमने जस्ट इसके ऊपर देखा। बिब्लियोग्राफी इसमें क्या होता है? तो ये फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, दूसरे डॉक्यूमेंट को फाइंड करने में हमारी हेल्प करती है। पेटेंट स्पेसिफिकेशन, हु अमंगस द फॉलोइंग कैटेगरीज इंफॉर्मेशन सोर्सेस इनटू थ्री कैटेगरीज, किसने जो है थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है? तो डेनिस ग्रोगन ने किया है। Which of the following are the reference sources that are consulted to know the background information on a subject? अभी हमने देखा कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की कितनी बात की जा रही है, और कौन है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का सोर्स? तो एनसाइक्लोपीडियाज। रेडी रेफरेंस सर्विस may be provided by consulting which of the following sources? अब आपको जो है दो हमारी रेडी रेफरेंस एंड लॉन्ग रेंज, और रेडी के लिए हम कौन से सोर्सेस यूज करते हैं, और लॉन्ग रेंज के लिए हम किस टाइप के सोर्सेस को कंसल्ट करते हैं। तो जो फैक्ट फाइंडिंग होती है वही रेडी रेफरेंस होती है। डायरेक्टिंग यूजर टू द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, अगर हम उसे सोर्स जो हमारे पास है उसमें से सूचना नहीं मिल रही है, हम उसे दूसरी ओर डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप वहां चले जाइए, वहां मिल जाएगा, तो ये किस कैटेगरी में आती है? रेफरल सर्विस में आता है। विच सोर्स इज मोस्ट लाइकली टू यूज इन अ शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस? शॉर्ट रेंज में हम क्या यूज करेंगे? तो देखिए जर्नल्स आर्टिकल नहीं किए जाएंगे, डिटेल नहीं किया जाएगा, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस नहीं किया जाएगा, डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया से दिया जाएगा। Long Range Reference Service is a specialized reference service offered by libraries that provide user with in-depth and extensive research support. बिल्कुल सही है। Long Range Reference Service help user achieve their research goal and make informed decisions. तो दोनों सही हैं हमारे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस क्या होती है, तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, हम इंट्रोडक्शन देते हैं लाइब्रेरी रिसोर्सेज का, कि कैसे लाइब्रेरी को यूज किया जाना है। जब इनिशियली जो कॉलेज लाइब्रेरीज या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती हैं, तो आपने वहां देखा होगा कि जैसे ही एडमिशन होते हैं एकेडमिक सेशन के, वैसे ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। रेफरेंस डेस्क क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन ऑन लाइब्रेरी आवर्स एंड सर्विसेज। साइटेशन हेल्प, जब हम साइटेशन हेल्प कब देंगे? कि हम उसे कैटलॉग या डेटाबेस यूज करने के लिए कह रहे हैं। एक्सेसिंग ई रिसोर्सेज, ई रिसोर्सेज तो एक एक मिनट, ये गलत हो गया, ये यहाँ मिलना है ना, गाइडिंग ऑन प्रॉपर साइटेशन फॉर्मेट, यहाँ सॉरी ये गलत मिल गया। और एक्सेसिंग ई रिसोर्सेज, इंस्ट्रक्शन हाउ टू एक्सेस ऑनलाइन जर्नल एंड डेटाबेसेस। अब फिर से मिलाना है। प्रोवाइडिंग अ लीड और मेकिंग अ कॉन्टेक्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस विद कॉम्प्लेक्स आंसर इन्वॉल्व लुकिंग अप इंफॉर्मेशन एंड नॉट एनालिसिस, सिंपल क्वेश्चन एंड जनरली सिंपल आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर रेडी रेफरेंस में हो जाएगा कि आप रेडी दे दीजिए। इन्वॉल्व लुकिंग अप इंफॉर्मेशन एंड नॉट एनालाइज्ड, तो लॉन्ग रेंज में हो जाएगा। अब आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो ये रिसर्च हो जाएगा। प्रोवाइडिंग अ लीक और मेकिंग अ कॉन्टेक्ट, हम उसे एक लीड दे रहे हैं कि यहाँ चले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा रेफरल। Which of the following best describe the time frame typically involved in short range reference service? A few minutes or an hour.
वैसे हम लोग पढ़ते हैं 30 मिनट। एम्बेडेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। अब हमें मिलाना है इनकी क्वालिटीज और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एम्बेडेड होते हैं इंटीग्रेटेड इनटू अदर डिवाइस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज अप्लायंस और व्हीकल। फिर है पर्सनल, डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज। Mainframe computer handle a large amount of data organization. Supercomputer use large scale simulations and complex computation. Computer technology facilitated the collection and organization of book information. लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर व्हाट पर्पस आर कंप्यूटर यूज्ड इन लाइब्रेरी? टू स्प्रेड एंड सर्कुलेट बुक्स। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर लाइब्रेरी में यूज करते हैं तो सर्कुलेशन में ही यूज किया जाता है। Which of the following can be disadvantages using computer technology? तो disadvantages high electricity cost, loss of hardware, theft of a system, ये नहीं होता है। सबसे बड़ा जो disadvantages होता है लॉस ऑफ डेटा, कि अगर डेटा लॉस हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। मैनुअल में ये होता है कि उस तरह से लॉस नहीं होता है। Which of the following record a transaction and information is feedback to a computer database? Our next question, which of the following record a transaction and information is feedback to a computer database of each code represent a number? तो ये हो जाएगा हमारा बारकोड रीडर। A computer is capable of performing any task as long as it's a form of logical step. Which of the following is type of computer is used for large information processing? तो large information processing में हमारे mainframe कंप्यूटर यूज होते हैं। अब ये जो है इसके मल्टीपल आंसर हैं इस क्वेश्चन के, कि लाइब्रेरी रिसोर्स मैनेजमेंट बिकम मोर सेंट्रलाइज, स्टैंडर्डाइज, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इफ्ला का जो वेल नोन प्रोग्राम क्या है? तो इफ्ला जो जाना जाता है वो प्रमोशन ऑफ लिटरेसी के लिए जाना जाता है। फिर है कि यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कौन से वर्ष का है? तो 1956 में है। अब आपसे पूछा है कि जो इन्फ्लिमनेट की स्थापना हुई थी वो किस प्रोजेक्ट के अंडर में हुई थी? तो ये था इंटर यूनिवर्सिटी जो हम पढ़ते हैं, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे, 1991 प्रोजेक्ट के अंतर्गत में हुई थी। अब है कि इफ्ला गवर्न स्ट्रक्चर एम टू अलाउ देयर फेडरेशन टू ऑपरेट इंक्लूसिवली। जो इफ्ला का जो फेडरेशन है, मतलब गवर्न जो स्ट्रक्चर है उसका, गवर्निंग बॉडी का, इफेक्टिवली, ट्रांसपेरेंटली एंड इन द वे दैट रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द लाइब्रेरी फील्ड एज द होल। तो ये बात एकदम सही है। लेकिन जो ये है दूसरा, ये गलत है कि इफ्ला मेंबर्स मीटिंग एनुअली इन द स्टेट असेंबली आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर ऑन द एक्टिविटीज एंड द डायरेक्शन ऑफ अवर फेडरेशन। अब है कि ILA इज अ प्रीमियर नेशनल एसोसिएशन इन द कंट्री, ये भी सही है। अब है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ILA टू डेवलप लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन ऑफ लाइब्रेरी स्कूल टुवर्ड मेंटेनिंग प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ LIS एजुकेशन। तो दोनों सही हैं और ये इसे सपोर्ट भी कर रहा है। अब है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनेस्को डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट में दिया है यूनेस्को के, कि that is made up symbolic element communicating scientific and the technical knowledge irrespective of their nature, numeric, textual, graphic, etc, material, career and form of presentation। तो ये अब बात की गई है इंफॉर्मेशन के बारे में। अच्छी डेफिनेशन है, आपसे फिर पूछी जा सकती है। Which of the following activity is not typically associated with Indian Library Association? अब हमें नॉट देखना है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार करता है, एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरी स्कूल प्रोग्राम करता है, कंडक्टिंग रिसर्च करता है, एनफोर्सिंग कॉपीराइट लॉ। तो कॉपीराइट लॉ को एनफोर्स करना ILA का काम नहीं है। अब हमें मिलाना है ना कि फिड, तो फिड जो है आपका 85 में, फिर आपका इफ्ला 27 में, यूनेस्को 45 में, ILA 1933 में। यूनेस्को हैज हेडक्वार्टर इन बर्लिन, नहीं। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन 1994, तो
49 में आया था सबसे पहले, तब एडॉप्ट किया गया था। तो हमारा जो है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, दोनों ही आपके गलत हैं। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिकेशन ऑफ आरआरएलएफ, तो आरआरएलएफ जो है, आरआरएलएफ रॉयल न्यू लर्निंग इंडियन लाइब्रेरी स्ट्रेंथ्स एंड पर्सपेक्टिव ग्रंथाना है। डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पीरियोडिकल नहीं है, इंडियन लाइब्रेरीज को बनाता है लेकिन पीरियोडिकल की नहीं बनाता है। फिर है, which of the following organizations elected डॉक्टर एस आर रंगनाथन एज अ मेंबर ऑफ ऑनर इन 1957। 1957 में किसने दिया था? अब आपको अगर रंगनाथन की पूरी बायोग्राफी, आप मेरे 2 वीडियो देख सकते हैं, जिनमें मैंने रंगनाथन की सारी किताबें, रंगनाथन की सारी जर्नी को एक्सप्लेन किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिड। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिड? फिड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू एडवांस द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, आप देखेंगे कि सारे जो थे आपके एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, एम्स पूछे हैं, फंक्शंस पूछे हैं, फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो पेपर बहुत बेसिक था, लेकिन फिर भी इसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ये थे 150 क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।